वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स अड्डा। लेट्स मेक फिजिक्स फन। अब आप समझोगे कि ये जो चीज़ सर ने बोली है लेट्स मेक फिजिक्स फन, डेफिनेटली वी विल मेक फिजिक्स फन। आपको फिजिक्स में ऐसे सिखाऊंगा कि जैसे आप लोग चुटकियों में खेल खेलते हो, ठीक है। तो ये जैसा कॉन्फिडेंस मेरा है, आई होप कि जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके बाद आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी बिल्कुल सेम ऐसा ही होगा बेटा। तो स्टूडेंट्स हम आते हैं अपने चैप्टर पे। इससे पहले हम चैप्टर अपने डिस्कस कर चुके हैं, 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो 4th चैप्टर है हमारा 11th क्लास के लिए, वो है हमारा मोशन इन अ प्लेन विच इज डिनोटेड बाय अ वेक्टर। ठीक, तो समझते हैं इस चैप्टर में है क्या। सबसे बड़ी बात आई है यहाँ पे प्लेन की, कि प्लेन क्या होता है। देखो, मोशन इन अ प्लेन का मतलब आप सिंपल से एक कंसेप्ट से समझ जाओ कि जब भी मैं प्लेन की बात करूंगा तो दैट मीन्स मुझे यहाँ पे 2 डायमेंशनल एरिया चाहिए। या मैं बात करूंगा कोई भी बॉडी मूव करेगी वो 2 डायमेंशनल पे मूव करेगी। अब तक जो इससे पहले वाला जो हमारा चैप्टर था उसमें हमने डिस्कस किया था बेटा कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो वहां पे हम एक स्ट्रेट लाइन के अक्रॉस अपना मोशन को डिनोट कर रहे थे, उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो वही सेम चीज इस चैप्टर में थोड़ा सा उससे एडवांस रहेगा। बाकी सारा फंडामेंटल जो आपकी प्रॉपर्टीज होंगी वो सारी सेम लगेगी, बस थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वो अब हम समझते हैं कैसे। थोड़ा सा पुराना रिकॉल कर लेते हैं एक बार, क्योंकि उसी के बेस पे ये आगे चलेगा, ठीक है। वहां पे हमने बोला था बेटा कि जो हमारे पास कोई भी बॉडी अगर मूव करती है किसी भी डायरेक्शन में अगर जाती है तो वो कैसी होती है, उसकी 1 डायमेंशनल होती है, ठीक है। तो जस्ट सपोज कि मैं अब यहाँ पे 3 एक्सिस बना रहा हूं, समझते हैं इसको। ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट आएगा एक्स एक्सिस, सेकंड इज वाई एक्सिस एंड थर्ड इज जेड एक्सिस। तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे काट रही हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि जब हमने उस चैप्टर में बात करी थी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में, तब हमने क्या बोला था कि 1 डायमेंशनली बॉडी मूव करेगी। समझते हैं कैसे, कि अगर मैं बात कर रहा हूं कि सिर्फ मेरी एक्स एक्सिस में चेंज आ रहा है, कोई पॉइंट है मेरा यहाँ पे था कुछ, उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, बाकी दोनों 0 0 होंगे, ठीक है, क्योंकि ना वो वाई एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है ना जेड एक्सिस। इस पॉइंट पे जाके यहाँ पे x1 मान लो, इस पॉइंट पे जाके वो क्या हो गया, यहाँ पे x2 हो गया, 0 0 कोऑर्डिनेट। तो दैट मींस इट ओनली अलाउड टू मूव इन ओनली 1 एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आ रही थी वो स्ट्रेट लाइन का मोशन था, ठीक है। अब बात करते हैं y एक्सिस के लिए। चाहे हमारी कोई भी बॉडी हो, वो x एक्सिस पे जाए या फिर y एक्सिस पे जाए या फिर z एक्सिस पे जाए इंडिविजुअली, ठीक है। तो हम उसको बोलेंगे मोशन इन ए लाइन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। गॉट माय पॉइंट। अब हम जो यहाँ पे इस चैप्टर में डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है हमारा प्लेन। अब आप एक चीज समझो कि जब भी हम प्लेन की बात करते हैं, प्लेन की बात के लिए हम बात करेंगे एक सरफेस एरिया की। अब आपको पता है जब भी सरफेस एरिया निकालना होता तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ निकालते हैं। कोई भी बॉडी हो आपकी, कोई भी ज्योमेट्रिकल बॉडी, ट्रायंगुलर, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, वहां पे भी एक बेस आ गया, एक हाइट आ गई। तो जब भी आप किसी भी एरिया की बात करोगे तो बेटा आपको क्या चीज लेना होगा, कोई भी 2 कोऑर्डिनेट्स आप उसमें यूज करोगे, ठीक है। तो उन्हीं को यहाँ पे ड्रॉ करते हुए आते हैं। जस्ट सपोज कि मेरे पास अब एक्स वाई प्लेन का अंदर मैं कंसीडर कर रहा हूं, तो एक्स वाई प्लेन कैसे बनेगा, आप क्या करो, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो एक्स के और एक वाई एक्सिस के पैरेलल। अब जो ये एरिया कंसीडर होगा, ये सरफेस प्लेन, तो ये कंसीडर होगा। अब इसके अंदर कोई भी बॉडी अगर मूव करती है तो आप उसको कंसीडर करोगे मोशन इन अ प्लेन, ठीक। इसी तरीके से जरूरी नहीं कि एक्स वाई प्लेन ही हमेशा, एक्स जेड प्लेन भी हो सकता है, वाई जेड प्लेन भी हो सकता है। तो आपको वही करना है कि आपको इसके अंदर भी एरिया को बैठाना है। देखो यहाँ पे समझते हैं चीज, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई। लेंथ इनटू ब्रेड्थ कर दो, आपका एरिया निकल आएगा। दैट मींस कि आपको एक सरफेस एरिया चाहिए ही चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि मोशन इन अ प्लेन हो रहा है। प्लेन जहां भी लिखा है समझ जाना सरफेशियल एरिया की बात कर रहे हैं। इसमें आते हैं वाई जेड प्लेन पे, वाई एक्स प्लेन पे, सॉरी जेड एक्स प्लेन पे। तो हम क्या करते हैं, इसको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे एक्स की जितनी,
एक जेड के पैरेलल ड्रॉ करोगे तो अब ये वाला प्लेन आपको कंसीडरेशन में आएगा। आई बात समझ में? इसी तरीके से जब हम यहाँ पे देखेंगे तो अब ये वाला प्लेन आपका कंसीडरेशन में, ठीक है। तो आप स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लेन का टॉपिक तो डिस्कस हो चुका कि प्लेन क्या होता है। अब एक चीज समझो, यहाँ पे मैंने आगे लिखा हुआ है मोशन इन अ प्लेन, उसके आगे ब्रैकेट में लिखा है वेक्टर। तो एक चीज याद रखना कि वेक्टर का मतलब यहाँ पे क्या है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जो भी वेक्टर नेचर की है वो सभी की सभी एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन से सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो हम उसी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आप किसी भी मोशन इन अ प्लेन या कोई भी बॉडी प्लेन में मूव कर रही है तो उसके अंदर जो भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर नेचर की होगी हम उसको सिर्फ एक एरो से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वेक्टर जो होता है, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन एक एरो से किया जाता है, तो वो हम समझते हैं कि कैसे होता है। तो आप देखते हैं कैसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो समझते हैं कि जो वेक्टर क्वांटिटी थी हमारी उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है। सबसे पहले वेक्टर समझ लेते हैं, उसका फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करेंगे। देखो वेक्टर क्वांटिटी आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, शायद तब आपको समझ में भी ना आया हो क्योंकि उस टाइम लेवल आपका छोटा होता है तो नहीं समझ पाता बच्चा। तो वेक्टर को समझते हैं स्टूडेंट कि क्या होता है। वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है, इट मस्ट हैव magnitude as well as direction। अगर मैं बात करूं कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और साथ ही साथ डायरेक्शन भी हो। क्लियर? गॉट माय पॉइंट? ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ी है डेफिनेशन, बट इसको अब समझने का टाइम है कि समझे कैसे कि है क्या चीज। देखो सबसे बड़ी बात होती है कि वेक्टर जो क्वांटिटीज होती है फिजिकल क्वांटिटीज उनके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। दैट मींस कि मैं कोई फिजिकल क्वांटिटी ले लेता हूँ, जस्ट सपोज कि मेरे पास फोर्स की बात कर रहा हूँ। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसका एग्जांपल देता हूँ, जब हम किसी डायरेक्शन पे फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी के ऊपर तो वो सेम उसी डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है। तो ये इस टाइप की जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनको हम वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। जस्ट सपोज कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे कि फोर्स मेरे पास अप्लाई हो रही है 2 न्यूटन की, ठीक, इन ईस्ट डायरेक्शन। मैं कह रहा हूं ईस्ट डायरेक्शन पे मेरी 2 न्यूटन की फोर्स लग रही है, मैंने बोल दिया। तो दैट मीन्स कि मैंने जहां पे इसकी डायरेक्शन भी आपको प्रोवाइड कर दी और मैग्नीट्यूड भी दे दिया कि कितना है। याद रखना ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है आपकी, यही आपको इंटेंसिटी बताती है किसी भी चीज की, ठीक है, कि वो कितनी ज्यादा इंटेंसिटी के साथ मूव कर रही है, किसी कोई बॉडी कितनी ज्यादा इंटेंसिटी के साथ उसे अपने पास रखे हुए है, ठीक है। अगर मैं यही फोर्स 4 न्यूटन कर दूं तो मुझे पता है वो 2 न्यूटन से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो वो फोर्स में जब 2 न्यूटन से ज्यादा हो जाएगी तो दैट मींस उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, उसका इंपैक्ट ज्यादा होगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चल रहे हैं, 2 न्यूटन की जो फोर्स है वो ईस्ट डायरेक्शन में लग रही है, तो दैट मींस ये जो 2 न्यूटन है, 2 दैट इज द मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बात पता लग गई कि यहाँ पे इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसकी डायरेक्शन भी मुझे दे दी गई कि ईस्ट डायरेक्शन में ये बॉडी या जो फोर्स लग रही है वो ईस्ट डायरेक्शन में लग रही है। क्लियर? तो ये तो हो गया मेरा वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। इस तरीके से आपकी फिजिकल क्वांटिटीज और भी हो सकते हैं, वेलोसिटी ले सकते हो आप, डिस्प्लेसमेंट ले सकते हो, मोमेंटम ले सकते हो, टॉर्क ले सकते हो, एंगुलर वेलोसिटी ले सकते हो। इन सब की अपनी पर्टिकुलर एक डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान से सुननी है और समझनी है बेटा। तो अब आते हैं हम इस पे। फोर्स मैंने आपके लिए 2 न्यूटन इन ईस्ट डायरेक्शन या टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन,
तो अब इसको मैं एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से सॉल्व कर सकता हूं। याद समझना, किसी भी वेक्टर को मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर उसका दूं, क्या दूं उसका? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दूं, ठीक, तो वो कैसे होगा समझो। आप उस वेक्टर को एक सिंपल एरो से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एरो में क्या होता है, आपने तीर का मान तो देखा ही होगा, उसमें जो तीर होता है उसी की बात हम कर रहे हैं, उसी को एरो बोलते हैं, बो एंड एरो में, ठीक है। तो ये वही एरो है, वो कुछ इस शेप का होता है, ठीक। तो ये तो होती है उसकी टेल, इस एंड को तो हम बोलते हैं टेल, या फिर एंड भी बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं हेड। बहुत ध्यान से समझना इसको, ये होता है हमारा हेड, या फिर हम इसको टिप भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब यही जो चीज मैंने आपको शो करके दिखाई है, ये हर एक वेक्टर क्वांटिटी में आपकी लग जाएगी, ठीक। तो अब आप समझो कि कैसे, ये जो लेंथ है यहां तक की, इस लेंथ को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। क्लियर? अब मैंने यहां पे क्या बोला था, फोर्स की अगर मैं बात कर रहा था तो 2 न्यूटन, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, यानी जितनी बड़ी लेंथ होगी वो उतनी बड़ी मैग्नीट्यूड को स्पेसिफाई करेगी, डिनोट करेगी, ठीक। और ये जो एरो शो कर रहा है, दैट विल शो यू द डायरेक्शन। अगर मैं ईस्ट बोल रहा था तो समझ जाओ कि ईस्ट मेरा इसी डायरेक्शन में है, इस केस के लिए। इसी को मैंने रिप्रेजेंट करा है एक ग्राफिकल मेथड से। बात समझ में आई आपको? तो ये जो 2 न्यूटन की हमने बात करी थी, वो यहाँ पे गिवन था मुझे, तो जितनी बड़ी लेंथ इसकी होगी वेक्टर की, उतना ही बड़ा मैग्नीट्यूड आपका वो काउंट करके देगा। गॉट माय पॉइंट? और जिस डायरेक्शन में ये एरो होगा वो उसकी डायरेक्शन होगी कि जहां पे वो फिजिकल क्वांटिटी लग रही होगी, जिस तरह वो मूव कर रही होगी या अप्लाई हो रही होगी। गॉट माय पॉइंट? अगर मैं वेलोसिटी भी लूं, जस्ट सपोज वेलोसिटी दे देता हूं, मैं बोल रहा हूं कि वेलोसिटी मेरी किसी बॉडी में जनरेट हुई 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और उसकी मैंने डायरेक्शन बोल दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है। कहां पे है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? वेक्टरली से भी शो कर सकता हूं। अब आपको ये जो मैंने लेंथ ली है, यहां से दुगनी ली है, ठीक है। तो ये अगर 2 न्यूटन था तो ये यहां पे भी तो 2 से दुगना हो गया, तो आप क्या लोगे? 4 मीटर पर सेकंड इसकी लेंथ होगी, यानी जितनी बड़ी इसकी लेंथ उतना ही बड़ा मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन। और इसमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोला, तो मुझे पता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस अभी हमने यहाँ बनाई भी थी, तो ये मेरी पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है। तो ये उसी डायरेक्शन में आपकी लग रही है। क्लियर? तो कहने का मतलब यह है कि आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो किसी भी वेक्टर की, बस डिपेंड करना चाहिए कि आप कौन सी फिजिकल क्वांटिटी ले रहे हो। इट मस्ट बी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, तभी आप उसके ऊपर ही अप्लाई कर सकते हो। स्केलर पे नहीं होगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। स्केलर पे कोई ऐसा रिप्रेजेंटेशन नहीं आता, ये किसके लिए होता है? वेक्टर्स के लिए होता है, ठीक। इसी को हम बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। और एक चीज और समझाना चाह रहा हूं मैं आपको, ये जितना बड़ा आपने मैग्नीट्यूड कंसीडर करा है उतना बड़ा आप रिप्रेजेंटेशन दोगे, बट जरूरी नहीं है कि इतनी ही लेंथ को आप हमेशा 2 न्यूटन मानो। आपके अकॉर्डिंग ये लेंथ भी 2 न्यूटन हो सकती है। और अगर सेम एग्जांपल के हिसाब से आप लेके चल रहे हो 2 न्यूटन, और उसी के बाद आप क्या कर रहे 4 न्यूटन की अगर मैं बात कर दूं, तो अब 4 न्यूटन इसका दुगना हो जाएगा। तो आप स्टार्टिंग में अपनी कोई भी एक लेंथ को पर्टिकुलर यूनिट से कंपेयर कर सकते हो, पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड से कंपेयर कर सकते हो। उसके बाद अगर उसी एग्जांपल को आगे आप फॉलो अप कर रहे हो तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना पड़ेगा। क्लियर? गॉट माय पॉइंट? तो ये चीज ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि 2 न्यूटन हमेशा ही इतना बड़ा होगा, नहीं, आप उसको इतना छोटा रिप्रेजेंट भी कर सकते हो, नो डाउट।
अगर यही चीज मैं वेस्ट डायरेक्शन में कर दूं तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि पता है ईस्ट का अपोजिट होता है 180 डिग्री पे वेस्ट। तो आप इसका एरो हटा के यहां कर दोगे, यहां पे टेल कर दोगे उसकी, ठीक है। तो यहां पे आपकी वेस्ट आ जाएगी। गॉट माय पॉइंट? तो आपको अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन भी उसकी पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा, और अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड आप अपने हिसाब से उसका रिप्रेजेंटेशन शो कर सकते हैं, ठीक। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ। अभी इसमें हमारे पास और भी बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे, हम सबको धीरे धीरे लेके चलेंगे। नो डाउट्स पूरा सिलेबस कवर होगा आपका, और कहते हैं ना बेनिफिशियल होगा वो आपके लिए, एक अच्छे तरीके से होगा, विदाउट आपको होगा ना विद जीरो बेसिक कंसेप्ट। किसी को अगर नहीं भी पता तो वहां से भी वो सीख सकता है, ठीक है। तो आप लोग इसको पूरा सुनना और उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं अगला इसका टॉपिक जो आपको कराऊंगा वो होगा हमारा टाइप्स ऑफ डिफरेंट वेक्टर्स, ठीक है। अभी हम इसमें यूनिट वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मॉडुलस, ये सब पढ़ेंगे, तो वो भी आपको सिखाऊंगा कैसे होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोग अब टाइप्स ऑफ वेक्टर करेंगे। तो जो फर्स्ट टाइप आएगा इसका टाइप्स ऑफ वेक्टर में वो होगा यूनिट वेक्टर, और इसके आगे भी जितने भी टाइप्स आएंगे सब के सब अपने नाम से ही डिफाइन हो जाएंगे। तो ये चीज ध्यान से सुनना कि इसमें आपका होता क्या है, हर एक अपने नाम से डिफाइन होगा। अभी आपको मैं ट्रिक बताऊंगा सबकी, बहुत इजीली आपको ये समझ में आएंगे। तो सबसे पहले जो टाइप आ रहा है हमारे पास, जो सबसे पहला टॉपिक है वो है यूनिट वेक्टर। उसको देखते हैं कैसे। देखो यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, अगर मैं इससे पूछूं यूनिट, यूनिट के नाम से डिफाइन हो जाएगा। यूनिट मतलब वन, यूनिट मतलब वन। तो किसी भी चीज को वन में कन्वर्ट कर देना, दैट इज द यूनिट वेक्टर। अब जो यूनिट वेक्टर की मेन डेफिनेशन होती है वो क्या होती है। देखो वेक्टर की मैंने आपको सैंपल से भी, यूनिट वेक्टर पे नहीं आते, पहले आते हैं हम वेक्टर पे। वेक्टर की एक सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, दोज फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो जो यूनिट वेक्टर है यहाँ पे वो भी सेम यही होगा। यूनिट वेक्टर वेक्टर है, उसके बाद डायरेक्शन भी होगी, मैग्नीट्यूड भी होगा, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो वन के इक्वल होगा। गॉट माय पॉइंट? तो यूनिट वेक्टर की जो डेफिनेशन होगी, दोज वेक्टर्स हु हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1 एंड हैविंग अ डायरेक्शन, ठीक है, उनको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर। दोज वेक्टर्स having magnitude equals to 1, ब्रैकेट में आप न्यूमेरिकल 1 भी लिख सकते हो, and having its own direction। तो जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो वो सिर्फ किसके लिए रिप्रेजेंट किया जाएगा, डायरेक्शन के लिए। तो इसको हम लिख सकते हैं इट रिप्रेजेंट्स ओनली डायरेक्शन। क्या कह सकते हैं इसको, हम सिर्फ इसे डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए ही यूज करते हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर मेरे पास एक यूनिट वेक्टर आ जाए तो वो सिर्फ डायरेक्शन ही लोकेट करके दिखाएगा कि वो किस डायरेक्शन जा रहा है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड तो 1 है। तो मैग्नीट्यूड 1 हो तो उससे उसकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं लिख दूं a इक्वल्स टू 1 इंटू 1 इंटू 1, कुछ भी लिखता रहूं 1 ही तो आएगा। तो बात ये आ गई कि अगर मैं 1 से किसी भी चीज की मल्टीप्लाई करूं 1 ही आना है, तो चाहे मैं ये तो नहीं लिखता ना a इक्वल्स टू 1 इंटू a, मैं लिख दूंगा a इक्वल्स टू a, सिंपल। ये जनरली मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, या इसको हम किसी भी नंबर से 7 इक्वल्स टू 7 इंटू 1। तो ये जो 1 है ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर है। तो सिंपल सी बात है कि हम इस कंसेप्ट से इसको समझ सकते हैं, लेकिन अभी हम इसका एक अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन समझेंगे जो आगे आपको हेल्पफुल होगा। किसके लिए, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को समझने के लिए, या किसी भी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। देखो समझो,
अभी तक हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था जिसमें हम एक एरो बना देते थे, ठीक। अब हम जो यहाँ पे वेक्टर पढ़ेंगे उसका अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन होगा। देखो जस्ट सपोज कि मेरे पास एक ए वेक्टर है। अब ये ए वेक्टर तभी डिफाइन हो सकता है जब मैं इसके ऊपर एक एरो बना दूं, तब मैं इसे बोलूंगा कि ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से आप बी भी लिख सकते हो, सी भी लिख सकते हो, वो रिप्रेजेंटेशन कोई भी सकता है, लेकिन उसके ऊपर ये एरो जरूर बना होना चाहिए, तभी आप उसको एक वेक्टर क्वांटिटी बोलोगे। ये हमारा अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी वेक्टर को शो करने का। तो जस्ट सपोज आपको इतना क्लियर हो गया। अब मैं आपको यूनिट वेक्टर की वैल्यू बताता हूँ। यूनिट वेक्टर कैसे मेरा आइडेंटिफाई होगा। मैंने बोला कि मेरे पास एक नॉर्मल वेक्टर है ए। अब एक वेक्टर के पास क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है एज वेल एज डायरेक्शन होती है। तो इसको मैं लिखूंगा ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो ए मान लिया मैंने उसका, एंड डायरेक्शन, ये जो हमने एक सिंबल बनाया है हेड टाइप, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कैप। इसको हम क्या बोलते हैं? कैप। और ये जो कैप होती है ये रिप्रेजेंट किसको करती है स्टूडेंट्स? ये हमारी रिप्रेजेंट करती है यूनिट वेक्टर को। ये जो पूरा का पूरा है ये मुझे क्या बताएगा? यूनिट वेक्टर। ये मुझे क्या बताएगा? यूनिट वेक्टर। और ये जो ए रिप्रेजेंट हो रहा है ये मुझे बताएगा मैग्नीट्यूड। तो बात समझ में आ गई? और ये क्या है मेरा? ये है मेरा वेक्टर। डेफिनेशन स्पेसिफाई हुई। वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर मैंने आपको क्या बताया था? जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए और उसके पास डायरेक्शन हो। तो डायरेक्शन तो इसके पास है, ये जो कैप रिप्रेजेंट कर रही है ये डायरेक्शन ही बता रहा है, लेकिन जो इसका मैग्नीट्यूड है वो 1 है। तो जो एक्चुअल मैग्नीट्यूड होगा ए का, जो एक्चुअल मैग्नीट्यूड होगा ए का, उसके यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड से अगर मैं उसकी मल्टीप्लाई भी करूंगा तब भी मेरे पास क्या आएगा? इसी का तो मैग्नीट्यूड आएगा ए का। बात समझ आई? तो आप एक चीज याद रखना, जब भी हम बात करेंगे, जस्ट सपोज एक एग्जांपल ले लेते हो, आपको उससे इजी क्लियर हो जाएगा कि मेरे पास एक ए वेक्टर है, मैं उसको कह रहा हूं कि वो 2 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है टुवर्ड्स ईस्ट। क्लियर? तो मैं इसको लिख सकता हूं A इक्वल्स टू A इंटू ए कैप, A इंटू ए कैप। ए जो है ये तो इसको मैग्नीट्यूड को बताया, यानी कि न्यूमेरिकल नंबर को बताया था मैंने आपको, ये मैग्नीट्यूड काउंट करेगा। और ये जो ए कैप रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे वो ईस्ट डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ए कैप का वो तो मैग्नीट्यूड 1 होगा ना, हम 1 मानते हैं उसके मैग्नीट्यूड को। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं ए कैप, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 2 इंटू 1 टुवर्ड्स ईस्ट, क्योंकि इसके बाद डायरेक्शन भी है और साथ ही साथ एक मैग्नीट्यूड है, लेकिन वो मैग्नीट्यूड 1 है, तो वो मैंने 1 यहां पर लिख दिया। तो ये वही सेम तो चीज लिखी है। तो ये क्या हो गया? जो फोर्स है तो उसकी यूनिट आ जाएगी न्यूटन की, अगर वेलोसिटी होती तो उसकी यूनिट आ जाती। आई बात समझ? तो ये चीज हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारा ए कैप आता है, जो हमें मेन निकालना है, हमारे जो टॉपिक का नाम है वो क्या है? यूनिट वेक्टर है। तो मुझे अगर ए कैप निकालना है तो मैं ए कैप को क्या लिखूंगा? ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन ए। क्या लिखूंगा? ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन ए। दैट इज द होल वेक्टर, पूरा वेक्टर है ये। और ये क्या आपका मैग्नीट्यूड है और ये सिर्फ इसकी डायरेक्शन है। मुझे पता है ए कैप मतलब ए में से अगर मैं इस ए को इस तरीके से लिख दूं यहाँ पे, तो ए से तो ए कैंसिल हो गया, तो ए कैप इक्वल्स टू ए कैप आ गया। तो सिंपल रिप्रेजेंटेशन ये आपका इस तरीके से शो किया हुआ है। ठीक है?
तो स्टूडेंट्स यूनिट वेक्टर मुझे समझ में आ गया कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जाता है और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है और इसका फॉर्मूला ये है। क्लियर? अब एक चीज और समझते हैं यूनिट वेक्टर के साथ साथ। यूनिट वेक्टर जो बताता है आपको वो क्या बताता है, एक कंसेप्ट और बताता है, वो ये कहता है कि जब मेरे पास कभी भी कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेगा तो वो क्या बताएगा आपको, उसके अलोंग भी आपके यूनिट वेक्टर्स होते हैं। ये बहुत ध्यान से याद समझना, ये एक्स्ट्रा कंसेप्ट है, इसमें समझाता हूं आपको कैसे। इसको मैं रब कर रहा हूं, ये फॉर्मूला बस आप याद रखना। अब मैं यूनिट वेक्टर को एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग आपको समझाऊंगा कि वो कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। फिर इसके बाद हमारे आगे के वेक्टर्स चलेंगे। तो स्टूडेंट्स जस्ट सपोज मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया मैंने जिसमें तीनों एक्सिस हैं, एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है। अब यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो याद रखना कभी भी किसी भी केस में अगर कोई एक्स एक्सिस पे चल रही है चीज तो उसे आप किसी यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करोगे तो वो हमेशा आई कैप से रिप्रेजेंट होगा। किससे रिप्रेजेंट होगा, आई कैप से। क्लियर? इसी तरीके से जब आप y एक्सिस पे जाओगे तब वो हमेशा की तरह j कैप से रिप्रेजेंट होगा। किससे रिप्रेजेंट होगा, j कैप से। क्लियर? और जब आप कभी भी z एक्सिस पे आओगे तो वो k कैप से रिप्रेजेंट होगा। क्लियर? तो याद रखना अगर कहीं भी आपको i कैप मिल जाए दैट मीन्स कि वो डायरेक्शन x एक्सिस की तरफ है। ठीक? अगर कोई डायरेक्शन आपको दिख जाती है जिसमें j कैप लगा होता है तो आप समझ जाना कि वो y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उसका यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज होते हैं। इसी तरीके से जो k कैप है वो आपको z एक्सिस को रिप्रेजेंट करके दिखाएगा। याद करने का बहुत सिंपल तरीका, x y z i j k, सिमेट्री है, यही तो होता है हमारे अल्फाबेट्स, x y z i j k। बस आपको इसी तरीके से याद रखना है। तो ये हमारे यूनिट वेक्टर्स होते हैं। क्लियर? अब हम आते हैं सेकंड इसके टाइप पे जिसका नाम है इक्वल वेक्टर। जिसका नाम है इक्वल वेक्टर, वो देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट होता है, उसको समझाता हूं मैं आपको। ठीक है? देखो स्टूडेंट्स, इक्वल वेक्टर क्या होता है, जिस वेक्टर में दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स सब इक्वल हो उनको हम बोलेंगे आपस में इक्वल वेक्टर्स। तो अब एक चीज याद रखना, इक्वल वेक्टर की अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूं तो हम कहेंगे व्हेन टू और मोर देन टू वेक्टर्स having same magnitude as well as same direction बहुत इंपॉर्टेंटली समझना बेटा इसको कि है क्या चीज। इसमें हम क्या कहते हैं कि जब दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम होगा और सेम डायरेक्शन होगी, यानी जिस तरफ वो लोकेट कर रहे होंगे सेम डायरेक्शन की तरफ होंगे, तब हम उन सब वेक्टर्स को क्या बोलेंगे आपस में, इक्वल वेक्टर्स। अभी हम दो वेक्टर्स का एग्जांपल लेके चलते हैं। जस्ट सपोज कि मेरे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बता रहा हूं, एक वेक्टर ए हो गया,
मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया कि ए वेक्टर है और एक दूसरा वेक्टर मेरे पास सेम लेंथ का बी से रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो डायरेक्शन ऑफ अलाइनमेंट सेम है इन दोनों के बीच में, अगर बात करूं पैरेलल है एक दूसरे के, दैट मींस कि 0 डिग्री का एंगल बन रहा होगा इनके बीच में। तो ए एंड बी हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस भी सेम है इनका, लेंथ भी सेम है, तो आप क्या कहोगे ना कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में इक्वल हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर। क्लियर होगी बात? या फिर बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर। इसी तरीके से मेरे पास नंबर ऑफ वेक्टर्स भी आ सकते हैं। आप सबको क्या करो, यही लिख दो कि जितने भी नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं सबको आप a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू डी अप टू n, जितने भी वेक्टर्स आपके पास हो। तो कहने का मतलब यह है कि उनको हम इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड सेम होगा और सेम डायरेक्शन। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? तो ये हमारी सेकंड टाइप थी। इसी तरीके से हमारा थर्ड टाइप आता है जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। उसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव वेक्टर। तो स्टूडेंट्स आते हैं नेगेटिव वेक्टर पे। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है समझो ध्यान से। देखो मैंने यहां पे लिखी है इसकी डेफिनेशन, व्हेन टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि वो वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड तो सेम हो बट उनकी जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट हो। यानी कि अगर मैं दो वेक्टर्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं, दे हैविंग सेम लेंथ, क्योंकि लेंथ यहाँ पे क्या शो करती है आपको स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स लेंथ जो है वो शो करती है कि उनका मैग्नीट्यूड सेम है बट उनकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, यहाँ पे अपोजिट हो जाएगी। और जो समझते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से कि कैसे आती है, जस्ट सपोज कि मेरे पास एक वेक्टर है a, क्लियर? अब मैंने एक बिल्कुल सेम इसके सिमिलर एक दूसरा वेक्टर बना दिया जिसको मैंने नाम दिया b। गॉट माय पॉइंट? जो ये a है और जो b है, यहाँ पे a है और b दोनों की लेंथ सेम है तो मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, बट a पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है और जो b है वो किस तरफ आ रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, किसके? a के। तो हम यहाँ पे जो प्रूफ करेंगे तो क्या हो जाएगा ये आपका a इक्वल्स टू माइनस के b, a इक्वल्स टू माइनस के b। अब इतना मुझे डिफाइन है कि जो a है इसका मैग्नीट्यूड सेम है b के साथ, बट डायरेक्शन भी तो अपोजिट है, तो डायरेक्शन को मैं माइनस साइन से रिप्लेस कर सकता हूं। तो मैं यहां पे इसको सिंपली इतना भी लिख सकता हूं कि a माइनस a, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। b और a को हम सेम लिख सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ मैग्नीट्यूड, जस्ट मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए माइनस साइन यहां पे लग जाएगा आपका। क्लियर? तो a इक्वल्स टू कितना देगा आपका, माइनस के a। तो ये होते हैं हमारे नेगेटिव वेक्टर। गॉट माय पॉइंट? इसके बाद आपका आता है को इनिशियल वेक्टर्स, उसको देखते हैं वो कैसे सॉल्व होता है। तो सबसे पहले को इनिशियल वेक्टर को समझते हैं। देखो आप बच्चों को पता होगा, जैसे हम बात करते हैं को एड स्कूल, तो वहां पे क्या होता है, लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं। तो को का मतलब हो गया जहां पे दो डिफरेंट ग्रुप्स के एक साथ रह सकते हैं, ठीक है? तो वहां पे हम बात करते हैं। अब इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास को इनिशियल वेक्टर है, तो को का मतलब क्या होगा कि मोर देन 2 या मोर देन 1 कह सकते हैं, कैटेगरीज होंगी, लेकिन उनका इनिशियल पॉइंट सेम होगा। दो वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट सेम होगा। अब ये नहीं पता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, इससे कोई मतलब नहीं है। उनकी कैटेगरी अलग अलग हो सकती है वेक्टर्स की, मोर देन 1 वेक्टर जहां भी होंगे, बट दे हैविंग स्टार्टिंग पॉइंट सेम, ठीक है? तो उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे को इनिशियल वेक्टर्स। तो को इनिशियल वेक्टर्स आपके आ जाते हैं, समझो को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स आपके होते हैं बेटा कि इसमें हम क्या करते हैं, दोज वेक्टर्स हैविंग
सेम ओरिजिन पॉइंट, या कह सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, हैविंग सेम स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखो समझते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। जस्ट सपोज कि मेरे पास एक वेक्टर ए हो गया, दूसरा वेक्टर बी हो गया और तीसरा वेक्टर सी हो गया। तो इन सब का जो ओरिजिन है सेम इनिशियल पॉइंट, क्या है इनका? सेम इनिशियल पॉइंट। व्हाट माय पॉइंट? तो इनको हम बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। तो ये आपको यहां तक समझ में आ गया? हाँ, को इनिशियल वेक्टर तो आपका हो गया है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट वेक्टर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? को लीनियर वेक्टर। को लीनियर वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है। इसको आप थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजन हो आपका नेगेटिव वेक्टर के साथ और इक्वल वेक्टर के साथ, वो भी मैं सब दूर कर दूंगा, इसे ध्यान से समझना है क्या ये। तो जो को लीनियर वेक्टर होता है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? को लीनियर वेक्टर, ठीक है, इसको देख लेते हैं एक बार। को लीनियर, देखो लीनियर का मतलब होता है सिंपल सी लाइन। अगर मैं लीनियर की बात करूं तो लीनियर का मतलब होता है एक सिंपल लाइन। तो अब बात कर रहे हैं को का मतलब एक से ज्यादा। तो एक ऐसा वेक्टर जो सेम लाइन पे हो और क्या बनाए, क्या हो, एक से ज्यादा वेक्टर्स हो और सेम लाइन में वो अलाइन कर रहे हैं। अब ये फर्क नहीं पड़ता कि वो इक्वल नेचर के हैं, क्योंकि यही प्रॉपर्टी इक्वल की भी थी कि वो सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, सेम लाइन पे होने चाहिए। क्लियर? यही प्रॉपर्टी नेगेटिव वेक्टर्स की भी थी, ठीक है। बट इसमें एक एडवांसमेंट है कि ये इक्वल वेक्टर के कैटेगरी में भी आता है, नेगेटिव वेक्टर की कैटेगरी में भी आता है। उनका सबका कॉम्बिनेशन है। आप ये नहीं कह सकते इक्वल है, ये नहीं कहोगे आप उनको कि आप इसको इक्वल वेक्टर के इक्वल मान लो या नेगेटिव वेक्टर के इक्वल मान लो, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल एक अलग कैटेगरी है, लेकिन ये उन सबका एक मिला के कॉम्बिनेशन है। अब बात समझते हैं कैसे। इसमें हम बोलते हैं कि व्हेन दो वेक्टर से लेके चलो, ज्यादा भी हो सकते हैं, व्हेन टू वेक्टर्स are aligned in same line of action। क्या होगा? are aligned in same line of action, यानी इनकी जो लाइन होगी, लीनियर लाइन जो होगी, वो क्या होगा? सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए या सेम लाइन ऑफ एक्शन पे। लाइन ऑफ एक्शन समझ लो, डायरेक्शन तो नहीं, डायरेक्शन के तो आपका इक्वल वेक्टर बन जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, अब आपको उसके रिप्रेजेंटेशन से समझाता हूं कैसे। जस्ट सपोज मेरे पास एक ए वेक्टर है, ठीक है, मैंने एक बी वेक्टर बनाया जिसकी लेंथ इससे कम थी, जिसकी लेंथ इस ए वाले से कम थी, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड हो गया कम ए के कंपैरेटिवली, लेकिन दोनों क्या हैं? एक ही डायरेक्शन पे है। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है? जिस लाइन पे ये चल रहा है सेम उसी लाइन पे ये चल रहा है। हमारे पास जरूरी नहीं है कि मैं इस वेक्टर को यहां मान रहा हूं तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन चेंज हो जाएगी। बी भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, उसी लाइन के ऊपर है। इस बी को उठा के मैं इसके आगे भी रख सकता हूं। ये हमारा एडिशन का तरीका होता है, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, लेकिन वो भी आपको सिखाऊंगा। अभी आप सिर्फ इतना समझो कि यहाँ पे जो बी है आपका, बी वेक्टर, ये सेम लाइन ऑफ एक्शन पे है, यानी इसको उठा के बिल्कुल इसी लेंथ का उठा के मैं इसके आगे रख सकता हूँ, इसकी हेड से इसकी टेल को जोड़ सकता हूँ। ये हम तब करते हैं जब हमारे को एडिशन ऑफ वेक्टर्स करना होता है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि ये इसके साथ है। अगर मैं और रिप्रेजेंट करता हूं कि ये डिफरेंट कैसे है। जस्ट सपोज कि मेरे पास ए वेक्टर ये था और बी वेक्टर
बी वेक्टर इस डायरेक्शन में था। तो अब इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है उसको आप आगे बढ़ा दो, इसकी लाइन ऑफ एक्शन को आगे बढ़ा दो, तो ये इंटरसेक्ट कर गई। व्हाट माय पॉइंट? तो ये मेरे क्या हैं? ये मेरे कोलिनियर वेक्टर्स नहीं है। क्लियर बासन भाई? जब इनकी लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएंगी, चाहे कहीं पे भी करे, तो ये कोलिनियर आपके वेक्टर्स नहीं होंगे। अगर ये पैरेलल चलते हैं, कहीं इंटरसेक्ट नहीं करते, या एक दूसरे के ऊपर मर्ज हो जाते हैं, या एक दूसरे के ऊपर मर्ज हो जाते हैं, बिल्कुल दूसरी लाइन ऑफ एक्शन दिखेगी ही नहीं आपको, तो अब हम उनको बोलेंगे कोलिनियर। अब ये इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये वाला रिप्रेजेंटेशन और एक और जो अपना रिप्रेजेंटेशन होगा, दोनों सेम होंगे। आप इस तरीके से ए को रिप्रेजेंट कर सकते हो। थोड़ा सा मैं लाइन छोटी कर रहा हूं जिससे कि ये पूरा आ जाए आपके लिए। ए वेक्टर ये हो गया। इसी तरीके से बी वेक्टर ये हो गया। दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो ये भी मेरे लिए क्या होंगे? कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। व्हाट माय पॉइंट? तो कहने का मतलब यह है कि जहां पे इनकी लाइन ऑफ एक्शन इंटरसेक्ट कर जाए, काट रहे एक दूसरे को, वो कोलिनियर नहीं होंगे। बाकी जितने भी हैं, चाहे वो पैरेलल बना रहे हो, चाहे सेम लाइन ऑफ एक्शन पे हो, चाहे नेगेटिव लाइन ऑफ एक्शन भी हो उनकी, जैसे कि दूसरा एक रिप्रेजेंटेशन, इसको मैं रब कर रहा हूं, दूसरा रिप्रेजेंटेशन देखते हैं इसका क्या हो सकता है। और नेगेटिव वाला भी, तो नेगेटिव वाला क्या हो सकता है आपका? ए वेक्टर ये ना, बी वेक्टर आपका, इसको ऊपर ही बना देते हैं, बी वेक्टर ये ना, इसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है? ये है। इसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है? तो ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत। मैंने क्या बोला था आपको कि ये इक्वल भी हो सकते हैं। यहाँ पे इक्वल वाले हैं, दोनों की लेंथ लगभग बराबर है। इक्वल वेक्टर्स भी हो सकते हैं, नॉन इक्वल भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम होगी हमेशा। तो इनको हम बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा आपको। अब इसके बाद भी हमारे पास दो इंपॉर्टेंट वेक्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जिनके बेस पे आपके सारे डेरिवेशन आगे चलेंगे। ठीक है, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उनको ध्यान से समझना, लेकिन उनसे पहले इन सबको समझना बहुत जरूरी था। क्लियर? तो ये आपको क्लियर हो गए। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी डेरिवेशन पे जो आगे हमारे चलेंगे। ठीक है, उन पे आते हैं। तो अब आता है हमारा पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा आपको। हमारा तो टैगलाइन भी है ये, लेट्स मेक फिजिक्स फन। तो हम फिजिक्स को बिल्कुल ऐसे चुटकियों में करेंगे बेटा। ठीक है, तो आते हैं इस पे, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये होते क्या हैं? देखो सर, जस्ट सपोज प्लेन की बात कर रहा हूं, तो 2 डायमेंशनल एक कैटेगरी ले लेता हूं मैं एक रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो मैंने एक यहाँ पे 2 एक्सिस बना दी, एक मेरे पास एक्स एक्सिस हो गई, एक मेरे पास वाई एक्सिस हो गई, और दैट इज माय ओरिजिन पॉइंट। हम ये चीज पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। कौन सी? कि हमारे को कोई भी चीज अगर डिस्टेंस निकालना है या डिस्प्लेसमेंट निकालना है, उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट होता है। ठीक है ना, कि मुझे ये पता है कि चीज 10 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो वो 10 किलोमीटर कहीं ना कहीं से तो दूर होगी ना, तो उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ेगा। तो वही सेम चीज जो हमने पहले वाले चैप्टर में डिस्कस करी थी, वही हम दोबारा यहाँ पे लेकर चल रहे हैं कि O इज द रेफरेंस पॉइंट, ओरिजिन है ये मेरा।
अब बॉडी क्या है कि मेरे पास हो सकता है कि फर्स्ट पोजीशन अगर मैं बात करूं ए की, फर्स्ट पोजीशन इसकी ए थी, तो यहाँ पे इसका कोई ना कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम आप निकाल सकते हो। यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे तो y की वैल्यू देगा, यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे तो किसकी वैल्यू देगा, x की। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे आपके x1 और y1, क्या क्या आ जाएंगे आपके यहाँ पे, x1 एंड y1। क्लियर? इसको मैंने एक पॉइंट मान लिया यहाँ पे मेरा a पॉइंट पे है। लेकिन ये जो x1 और y1 पोजीशन है, ये है किसके रेस्पेक्ट में, इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में है। कहां पे है, इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में है। क्लियर? तो अब बात करते हैं कि जस्ट सपोज थोड़े टाइम बाद ये बॉडी मूव करके इस बी पोजीशन पे आ गई, ये इस बी पोजीशन पे आ गई। अब इसका यहां से आप एक परपेंडिकुलर डालोगे, अगर इसका अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर डालता हूं तो यहाँ पे मुझे x2 और y2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे मुझे इसका कोऑर्डिनेट्स मिल गए कि ये x2 और y2 पे है। तो दैट मींस a और b दोनों पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में है, इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में है। तो अगर मैं अब यहां से इस a की पोजीशन को डिफाइन कर सकूं किसी भी वेक्टर से, अगर मैं इस a की या इस b की कोई भी पोजीशन डिफाइन कर सकूं एक वेक्टर का यूज करके, उसी वेक्टर को आप क्या बोलोगे, पोजीशन वेक्टर। उसको आप क्या बोलोगे, पोजीशन वेक्टर। देखते हैं कैसे, देखो उसको हम कैसे समझेंगे पोजीशन को। जस्ट सपोज ये मेरे पास मार्क था, तो मैंने यहां से इसकी, आपको स्ट्रेट लाइन खींचनी होगी तो स्ट्रेट ही खींचना है आपको। अब इसकी पोजीशन यहां से डिफाइन हो रही थी, तो दैट मींस ये जो मैंने O पॉइंट बनाया आपका, ये चीज समझ आई, O से लेके A तक के लिए ये मेरे को क्या देगा, इसकी पोजीशन देगा। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, P1 वेक्टर हो जाएगा। इसी को मैं क्या बोलूंगा, पोजीशन वेक्टर फॉर A। गॉट माय पॉइंट? इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, B को लोकेट करूंगा। B को भी यहीं से लोकेट करना पड़ेगा क्योंकि इसकी पोजीशन ओरिजिन के बेस पे ही है। तो आप एक दूसरा पोजीशन वेक्टर यहां बना दोगे, ये भी स्ट्रेट लाइन ही खींचना है स्टूडेंट्स आप। तो इसको हम क्या बोलेंगे, P2। ये दूसरी पोजीशन हो गई। दोनों पोजीशन कहां से डिफाइन हो रही थी, ओरिजिन से। तो ये जो वेक्टर्स इनकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करेंगे, इनको हम क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर्स। इनको हम क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर्स। तो जो मेरा OA वेक्टर था, वो A पूरा ये किसके इक्वल है, P1 वेक्टर के। क्लियर? इसी तरीके से जो मेरे पास OB वेक्टर था, वो मेरा P2 वेक्टर के इक्वल हो गया। क्लियर? ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब हमें एक चीज और समझनी है, ये तो हो गए पोजीशन। अब लेकिन हमने एक चीज और पढ़ी थी इससे पहले वाले चैप्टर में। क्या पढ़ा था कि हमारे पास क्या होगा, जब पोजीशन चेंज होगी, जब पोजीशन चेंज होगी तो एक हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा। तो वही क्या है मेरा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब देखो फाइनल पोजीशन क्या आ गई, फाइनल पोजीशन ये मेरी B है, इनिशियल क्या थी A। इससे पहले चैप्टर हमने क्या पढ़ा था, चेंज इन पोजीशन इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। तो B में से अगर मैं A को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि जो मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा उसको हम लोकेट कर सकते हैं। तो अब जो इनके बीच का होगा, देखो याद रखना कि फाइनल माइनस इनिशियल करना हमेशा। तो जो पोजीशन होगी आपकी, मैं अगर रिजल्टेंट वेक्टर की बात करूं तो वो इस डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, ये इसी डायरेक्शन में रहेगा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसको मैं AB नाम दूंगा। हमेशा याद रखना, इनिशियल पॉइंट पहले फिर फाइनल रिप्रेजेंटेशन। जैसे मैंने यहाँ पे OA लिया, OB लिया, अब मैं इसको क्या नाम दूंगा, AB दूंगा। A इनिशियल, B फाइनल। तो ये मेरे लिए क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर
इसको हम आर वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये हमारा रिजल्ट आ रहा है फाइनली, इसको हम आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ए बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरा आर रिजल्टेंट वेक्टर, बट इसको नाम क्या देंगे हम, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको हम क्या नाम देंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर? इसी तरीके से इनके जो नाम हो जाएंगे वो हो जाएंगे मेरे पोजीशन वेक्टर। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मेरा ए बी है जो कि रिजल्टेंट से शो किया जा रहा है, और जो मेरे पोजीशन वेक्टर हैं वो ओ ए एंड ओ बी हैं जो कि मेरे P1 और P2 से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अब एक फॉर्मूला निकालते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, होता क्या है। इतना मुझे पता है, चेंज इन पोजीशन हुई थी, तो AB इक्वल्स टू, अगर मैं बात करूं AB इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, OB माइनस OA। याद रखना इस कंसेप्ट को, OB माइनस OA, क्योंकि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इक्वल्स टू R। तो ये जो रिलेशन निकल के आएगा मेरा, ये बहुत अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। तो ये होता है हमारे पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। आप इनको कहीं भी लगा सकते हो। अभी हमारी इक्वेशन सॉल्व करने को आएंगी, उसमें भी सॉल्व होंगे आपके, ठीक है, उसमें यूज होगा इनका, न्यूमेरिकल्स में भी यूज होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, क्लियर हो गया होगा। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक था ये यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हमारा जो पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट था अपना वेक्टर्स का, वो ऑल क्लियर हो गया है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो उस टॉपिक का नाम होगा ऑपरेशन ओवर वेक्टर्स, यानी कि हम वेक्टर्स के ऊपर कैसे कैसे ऑपरेशंस लगा सकते हैं, उनके मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ये सब चीजें हम उसमें चेकआउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अपना प्यार मुझे दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट के साथ, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। और इसी तरीके से फिर इसको इजी बनाने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए विद